हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इन्होंने नया एम्प्लॉयमेंट नोटिस दिया है। एक नोटिस दिया था इन्होंने कांस्टेबल की पोस्ट के लिए आरपीएफ में, और ये भी दूसरा नोटिस है आरपीएफ की पोस्ट के लिए, और ये है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस है आरआरबी की तरफ से। और एक बार इसको नोटिस में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब से एप्लीकेशन स्टार्ट है, क्या इसकी लास्ट डेट है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है। वन बाय वन करके एक बार सारी डिटेल्स एक बार हम इसमें चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो पोस्ट है वो है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स में। ठीक है, बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने की। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है वो है 15/4/2024, 15 अप्रैल 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करते हैं इसमें, वो है 14 मई। एक महीने का टाइम दे रखा, 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का टाइम है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो डेट ऑफ फॉर मेडिफिकेशन जो विंडो ओपन होगी, यानी कि अगर आपने डाटा कुछ गलत डाल दिया है, फॉर्म में मिस्टेक कर दी है, तो ये करेक्शन विंडो का प्रोविजन दे रखा, वो 15 मई से लेकर 24 मई तक 10 दिन के लिए ओपन रहेगा। ठीक है, यानी कि 15 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट है, 14 मई तक आप ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट फिलअप कर सकते हो। ठीक है, 15 अप्रैल टू 14 मई। और उसके अलावा एक 10 दिन का टाइम है करेक्शन विंडो के लिए, 15 मई से लेकर 24 मई तक। ये बेसिक्स डिटेल्स दे रखी है। अब बात करते हैं इसमें आगे। पोस्ट का नाम है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव, पे लेवल 6 में है। इनिशियल पे की बात करते हैं 35,400, 35,400 इसमें बेसिक है। ठीक है, यानी कि लगभग 60,000 के अप्रोक्स इसमें पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड है B1 लेवल का ही मेडिकल है इसमें, जो नॉर्मल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और एज लिमिट की बात करते हैं, एज मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल का एज लिमिट प्रोविजन दे रखा। ध्यान रखना, इसमें एज लिमिट में 3 साल एक्स्ट्रा ऐड कर रखे हैं, कन्फ्यूज़ मत होना। एज लिमिट 20 से 25 साल होती थी, लेकिन अब की बात 3 साल तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, तो 3 साल का ऑलरेडी इसमें छूट दे रखी है, एज रिलैक्सेशन मिला के है। यानी कि 1 जुलाई 2024 तक मैक्सिमम जो एज है वो 28 साल होनी चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करते हैं, वो 452, 452 नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल पोस्ट हैं, वो 452 दे रखी हैं इसमें। ठीक है, ये इसमें ऑलरेडी लिख रखा है, 3 साल का एज लिमिट क्राइटेरिया इसमें ऑलरेडी ऐड कर रखा है। ठीक है, ये बेसिक सी डिटेल्स इसमें दे रखी है जो पोस्ट अप्लाई करने के लिए है। अब आगे इसमें डिटेल नोटिस में बात करते हैं। और डिटेल नोटिस में है, इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी जिक्र कर रखा है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, जो आपका CBT जो एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसमें। ठीक है, उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं जो आपको फॉर्म वगैरह अप्लाई करते टाइम ध्यान देना है। और इसमें एक चीज़ और लिख रखी है कि अगर आपने नेम चेंज किया है तो आपने जो न्यू नेम है, जो चेंज करने के बाद जो नया नाम है, वो नाम आपने डालना है फॉर्म में, ध्यान रखना। पहले जो आपका नाम था वो उस नेम से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं करना, जो आपका न्यू नेम है चेंज करवाने के बाद उसी नाम से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ये चीज़ ध्यान रख के चलना। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स इसमें दे रखी है। ठीक है, और इसके बाद इसमें TADI की बात करते हैं तो स्लीपर क्लास का इसमें SC/ST कैंडिडेट्स को PMT जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको दिया जाएगा। ये SC/ST कैंडिडेट्स के लिए है, ध्यान रखना। TA बिल दिया जाएगा, ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाएगा स्लीपर क्लास का रेलवे की तरफ से SC/ST कैंडिडेट्स को, सिर्फ SC/ST कैंडिडेट्स को। अब बात करते हैं इसमें हेल्पलाइन नंबर की। अगर कोई डाटा फॉर्म है, कोई कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई, कोई डाटा समझ में नहीं आ रहा है, फॉर्म अप्लाई करने में कोई दिक्कत आ रही हो, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक के 2 मेल आईडी और एक मोबाइल नंबर, 2 चीज़ें दे रखी है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मेल आईडी दे रखी है वो है rrb.help@csc.gov.in पर। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर हैं और वो हैं 9592001188। इन पे आप कांटेक्ट करके कोई भी हेल्प हो, आपको टेक्निकल हेल्प आप ले सकते हैं। ठीक है, फर्दर इसके बारे में दिखा रखा है स्टैंडर्ड मेडिकल का, जो मेडिकल लेवल का जो स्टैंडर्ड है वो B1 लेवल का मेडिकल होगा, जो रेलवे में अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं।
उसमें से जो B1 लेवल का जो मेडिकल है वो इसमें मेडिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट की। जो सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल है इसकी, सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, एज़ पर रूल्स के हिसाब से 20 से 25 साल एज लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो फ़िलहाल ये जो एडवर्टाइजमेंट दी गई है इसमें जो एज लिमिट है वो 20 से 28 साल दे रखी है। 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024, मिनिमम एज 20 ईयर्स, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स एज आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है अपर एज लिमिट में। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से और कोई भी रेलवे रिक्रूटमेंट नहीं की गई थी लास्ट 3 ईयर्स में, इस वजह से उसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा दिया गया है। ठीक है, 20 से 28 साल के अलावा भी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन और दिया गया है, जैसे SC/ST को 5 साल का दिया गया है, OBC को 3 साल का दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन, फीमेल वगैरह और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अलग से एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है, वो भी प्रोविज़न इसमें शामिल है। ठीक है, और इसमें जो बात करते हैं एज लिमिट के लिए डेट ऑफ बर्थ की, यानी कि मैं डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए जनरल और AWS के लिए, जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1996 के बाद की होनी चाहिए। 2 जुलाई भी इसमें शामिल है, ध्यान रख के चलना। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2 जुलाई 1993 से, SC/ST के लिए 2 जुलाई 1991 के बाद वाले सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, लोअर जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1 जुलाई 2004। 1 जुलाई 2004 के पहले जिनका जन्म हुआ है सिर्फ वो ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते, इसके बाद वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये है एज का प्रोविज़न। उसके बाद आगे बात करते हैं इसमें, और इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस में जो दे रखा है कि सभी कैंडिडेट्स को 500 रुपये फ़ीस पे करनी है, एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपीज़ फ़ीस में से जैसे ही आपका जो CBT मोड एग्ज़ाम होगा, आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, CBT मोड एग्ज़ाम दे के आएंगे, उसके बाद आपको 400 रुपीज़ आपके रिफ़ंड कर दिए जाएंगे आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स में। ठीक है, इसके अलावा SC/ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, और माई EBC कैंडिडेट्स, इनको 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, और 250 रुपीज़ जैसे ही आप CBT एग्ज़ाम में अपेयर होंगे आपकी सारी फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी। ठीक है, 500 रुपीज़ हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए है, EWS कैटेगरी के लिए है, और SC/ST, एक्स सर्विसमैन, साथ में EBC वाले। और उसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स, फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, UR की फ़ीमेल हो या EWS की फ़ीमेल, OBC की फ़ीमेल, सभी को 250 रुपीज़ पे करने हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही हम CBT एग्ज़ाम दे के आएंगे उसके बाद हमारे पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे। 500 वालों के 400 रुपीज़ रिफ़ंड होंगे, 250 वालों के 250 ही रिफ़ंड हो जाएंगे। ठीक है, ये इसमें अब एग्ज़ाम फ़ीस का प्रोविज़न दिखा रखा है। ठीक है, इसके बाद रिफ़ंड ऑफ फीस के लिए आपका बैंक डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, जो आपको प्रोवाइड करवानी है, वहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी है। ठीक है, ये सारी बेसिक्स डिटेल्स इसमें दे रखी है। और उसके बाद बात करते हैं NOC की। अगर कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है फ़िलहाल, तो उसको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेनी पड़ेगी लास्ट में सिलेक्शन के टाइम, ज्वाइनिंग के टाइम पे। ठीक है, बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या है, इसमें सबसे पहले कि कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद आपको 3 स्टेजेस होंगे। सबसे पहले CBT मोड में एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर PET और PMT होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें CBT मोड एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, क्या क्या पूछा जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। CBT जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि जो आपका 90 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा 1 घंटे 30 मिनट का। ठीक है, 1.5 घंटे का ये ऐप का एग्ज़ाम होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे वो 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाएंगे। CBT इस एग्ज़ाम में 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 90 मिनट्स में आपको 120 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन के 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, यानी कि ओवरऑल आपका जो पेपर होगा वो 120 नंबर का आपका CBT मोड एग्ज़ाम होगा। 120 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर के हिसाब से 120 नंबर का आपका पेपर होगा। साथ में दिखा रखा है कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। गलत आंसर होने पर 1/3 मार्क्स आपके काटे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें लिख रखा है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। इसके अलावा अगर एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोविज़न भी दे रखा, नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो मार्क्स स्कोर इन CBT शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फर्दर स्टडीज ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा हर स्टेज पे वो मार्क्स के बेसिस पे ही किया जाएगा, जो CBT मोड में आप एग्जाम होगा उसमें।
यानी कि 120 में से जितने नंबर आएंगे उसी के बेसिस पे आपको पीईटी पीएमटी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और लास्ट में जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो इन्हीं मार्क्स के बेसिस पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। जो सीबीटी में जो एग्जाम होगा, सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा आपका, उसमें बात करते हैं उसमें क्या क्या सिलेबस आपसे पूछा जाएगा, क्या क्या उसमें आएगा। जो टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे उसमें। ठीक है, तो सीबीटी में आएगा आपका अर्थमेटिक्स यानी कि बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस। ठीक है, सिलेबस की बात करते हैं। अर्थमेटिक्स यानी कि जो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स होता है 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पूछे जाएंगे और 35 मार्क्स का ये होगा। इसमें पूछे जाएंगे क्वेश्चन ऑन नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस्ट, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। ये सारा सिलेबस दे रखा अर्थमेटिक्स का जो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, जो बेसिक मैथ्स बोलते हैं उसमें से। उसके बाद आएगी इसमें रीजनिंग का, और रीजनिंग के डिटेल सिलेबस की बात करते हैं। क्वेश्चन ऑन एनालॉजीज, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिजिकल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ये स्लॉग्स, ये सारा कुछ आपसे रीजनिंग में पूछा जाएगा। ठीक है, 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, इस हिसाब से 70 क्वेश्चन इन दो सब्जेक्ट के बनते हैं। बच गए 50 क्वेश्चंस, और वो जो 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस के। यानी कि ये मान के चलिए जो रेलवे का जो एग्जाम है इसमें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई, इसमें जो जीके है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही पेपर में 50-50 नंबर की जीके जी पूछे जा रही है। ठीक है, इसमें हिस्ट्री, जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सारे कुछ, डेली करंट अफेयर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, सब कुछ इसके अंदर आता है जनरल अवेयरनेस के अंदर। ठीक है, 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, जीके जीए जो भी बोलते हैं उसके इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये है सारा डिटेल सिलेबस सीबीटी जो है उसके लिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए 35 नंबर की मैथमेटिक्स, 35 नंबर की रीजनिंग और 50 नंबर की जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी। 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर का ही आपको पेपर किया जाएगा। ठीक है, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ये ध्यान रख के चलना। अब इसके बाद जो कैंडिडेट्स जो सीबीटी मोड में पास आउट होंगे उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए अपेयर होना पड़ेगा, उनको इस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। साथ के साथ यहाँ पे एक चीज़ और लिख रखी है कि तो पासिंग पीईटी इज़ मैंडेटरी एंड द सेम इन क्वालिफाइंग नेचर, यानी जो आपका पीईटी पीएमटी जो भी है वो सब क्वालिफाइंग नेचर के, कोई एडिशनल मार्क्स इनके नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। उसके जो क्राइटेरिया हम सबसे पहले बात करते हैं सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल कैटेगरी के लिए। मेल के लिए बात करते तो सबसे पहले मेल को 1600 मीटर की रेस होगी, 1.6 किलोमीटर, 1600 मीटर 1600 मीटर्स की रेस होगी। और उसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 6 मिनट्स 30 सेकंड्स का आपको टाइम दिया जाएगा। 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर रेस कंप्लीट करनी है मेल को के लिए। ठीक है, इसके अलावा लॉन्ग जंप 12 फीट और हाई जंप 3 फीट 9 इंच करना है। ठीक है, मेल कैटेगरी के लिए 1600 मीटर की रेस है, 1.6 किलोमीटर जो बोलते हैं। उसका लॉन्ग जंप है वो 12 फीट का है, हाई जंप है वो 3 फीट 9 इंच का हाई जंप होगा। ठीक है, ये है मेल कैटेगरी के लिए। उसके बाद अगला है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव फीमेल के लिए। फीमेल कैटेगरी के लिए 800 मीटर की रेस होगी और उसके लिए जो टाइम दिया गया है वो है 4 मिनट्स का। 4 मिनट में 800 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है फीमेल कैंडिडेट्स को। बात करते हैं लॉन्ग जंप और हाई जंप की। तो लॉन्ग जंप है वो 9 फीट का है फीमेल के लिए और हाई जंप है वो 3 फीट का दे रखा है। ठीक है, ये है पीईटी क्राइटेरिया। मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर रेस प्लस में 12 फीट लॉन्ग जंप प्लस 3 फीट 9 इंच हाई जंप। और फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं तो 800 मीटर रेस इन 4 मिनट प्लस मैंने लॉन्ग जंप 9 फीट एंड हाई जंप 3 फीट आपको करना है। ठीक है, जैसे ही आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करते हो आपको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए आगे प्रोसीड कर दिया जाएगा। ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में जो यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं। सबसे पहले यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी। हाइट का पैरामीटर है मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए 157 हाइट होनी चाहिए। जो मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस के और ओबीसी के, उनके लिए हाइट है 165, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा चेस्ट की बात करते हैं। चेस्ट सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है, फीमेल की चेस्ट नहीं मापी जाएगी। मेल कैंडिडेट्स के लिए
जो UR EWS OBC के लिए है 80 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड एक्सपेंडेड बिना फुलाई, और फुलाव के साथ आपकी 85 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, कि 5 सेंटीमीटर का इसमें चेस्ट में आपका फुलाव होना चाहिए। इसके अलावा SC/ST कैटेगरी की बात करते हैं। SC/ST कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स की हाइट 160 सेंटीमीटर और फीमेल की 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करते हैं 76.2 विदाउट एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन के साथ 81.2 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा जो गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमाऊनी, जो भी अदर कैटेगरी की हैं, उनमें जो हाइट है वो 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा चेस्ट की बात करते हैं वो 80 to 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि जो चेस्ट में मिनिमम एक्सपेंशन हो वो सभी कैटेगरी के लिए 5 सेंटीमीटर का कम से कम एक्सपेंशन होना चाहिए। ये है PMT का क्राइटेरिया फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में। ठीक है, इसमें जो दिखा रखा है कि जो आपको जो रेस होगी 1600 मीटर मेल कैंडिडेट्स के लिए और 800 मीटर्स फीमेल के लिए, वो उसमें सिंगल चांस दिया जाएगा। इसके अलावा लॉन्ग जंप और जो हाई जंप होंगे उसमें 2 चांस दिए जाएंगे। आपको 2 में से किसी भी एक चांस में आपको क्वालिफाई करना है, जो लॉन्ग जंप और हाई जंप जितना मांग रखा है उसके हिसाब से। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स अगर PET में ही जैसे रेस में ही डिस्क्वालीफाई हो गई, उनको आगे चेस्ट वगैरह मापने के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। और किसी भी एक स्टेज पर अगर फेल होते हो आप, जैसे कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो, तो उसी टाइम आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। अगर आपकी हाइट कम है तो भी आप उसी टाइम बाहर कर दिए जाओगे। अगर आप रेस नहीं लगा पाते तो भी आप बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, PET और PMT एक क्वालिफाइंग नेचर के हैं, इनके कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद जो कैंडिडेट्स PET PMT क्वालिफाई करेगा, अब उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, उसके साथ उनके 2 सेट फोटोकॉपी के भी होने चाहिए, अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है, और आपको जिनकी एक ऑफिशियल साइट है, लिंक है oirms-ir.gov.in/rrbdv पे। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो लास्ट में स्टेज पे है एकदम DV के टाइम पे। उस टाइम आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कैसे कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेट वगैरह लास्ट में दिखा रखे हैं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है 10th क्लास, ग्रेजुएशन के, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्स-सर्विसमैन हो तो वो भी 2 कॉपीज़ ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ, NOC अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो, डोमिसाइल, और इसके अलावा EBC सर्टिफिकेट। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में फोटोकॉपी उनकी होनी चाहिए। ये आपको DV के टाइम डिटेल्स प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, आपको मेल भी आएगी और आपको SMS के थ्रू भी बताया जाएगा। ठीक है, DV के बाद आपको मेडिकल एग्जाम के लिए अपेयर होना पड़ेगा। B1 लेवल का आपका मेडिकल एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। जो कैडेट्स फाइनल शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको सबसे पहले RPF सेंटर पे ट्रेनिंग की जाएगी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो इनका ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें हाउ टू अप्लाई के लिए सबको आपको एक एडवर्टाइजमेंट नोटिस पे जाना है, वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई नाउ पे करके आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करके आपको जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांग रखे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, जिस डिटेल्स में दे रखे हैं वो। अब बात करते हैं रेलवे के RRB की, अलग अलग RRBs की डिटेल्स के बारे में। RRBs हैं ये टोटल 21 दे रखी हैं ऑल ओवर इंडिया के, और आप जहाँ पे आपको सर्विस करनी है उस हिसाब से आपको RRB जोन चूज़ करना है। RRB जोन चूज़ करने का फ़ायदा ये है कि उसके अंदर ये देखना है कि कौन कौन सा एरिया एक RRB जोन के अंदर आते हैं, कौन कौन से स्टेशन आते हैं जहाँ पे आपको ड्यूटी करनी है। ध्यान रखना, जो RRB जोन आप चूज़ करोगे उसी में ही आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। कुछ कैंडिडेट्स क्या है कि ऐसे RRB जोन चूज़ कर लेते हैं जहाँ पे कट ऑफ कम जाती है, उसके बाद फिर उनको पता लगता है कि ड्यूटी वहीं पे होगी और वहाँ पे ड्यूटी करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स जिस जोन से हैं उसी जोन के हिसाब से अपनी RRB चूज़ करें और आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे RRB अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरनगर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम, ये टोटल 21 RRB जोन दिखा रखे हैं, और हर RRB जोन के नीचे उनकी मेल ID दे रखी है जहाँ पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। और हर RRB जोन की आप डिटेल्स चेक कर सकते हो कि इस RRB जोन के अंदर कौन कौन से रेलवे स्टेशन, कौन कौन सा एरिया आता है। ठीक है, उसी के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं है कि कल को आपको सिलेक्शन हो जाए फिर आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते, फिर ट्रांसफ़र आपका 2 से 3 साल पहले तक आपका ट्रांसफ़र किसी भी कंडीशन पे नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं जनरल गाइडलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं और उसके अलावा जो आपका एग्ज़ाम होगा
वो जो CBT मोड एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश हिंदी के अलावा 13 रीजनल लैंग्वेजेस में भी आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। लैंग्वेजेस हैं असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिशा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इन सभी जो 13 लैंग्वेज हैं रीजनल लैंग्वेज, इनमें भी आपका जो CBT एग्ज़ाम है वो दिया जाएगा। आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो एग्ज़ाम आप देते टाइम। ठीक है, बाकी ये सारी बेसिक सी डिटेल्स दे रखी है। बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशंस। अगर आपने एप्लीकेशन फिलअप करते टाइम कुछ डाटा मिस प्रिंट कर गलत डाटा इनपुट गलत कर दिया है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म में मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो। इसके लिए आपको 250 रुपीज़ चार्ज देने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके अलावा इसमें दिखा रखा है कि जो क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म में मोबाइल नंबर और मेल आईडी है वो डिटेल्स चेंज नहीं होंगी, ध्यान रख के चलना। तो मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको अच्छे से करेक्ट फिल करनी है। ठीक है, बाकी बेसिक सी डिटेल्स दे रखी है। ठीक है, और उसके अलावा जो एडमिट कार्ड होंगे वो आपको मेल और SMS के थ्रू प्रोवाइड करवा देंगे। हर स्टेज के अलग अलग एडमिट कार्ड आएंगे और अलग अलग मेल ID अलग अलग मेल्स के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, ये है डिटेल्ड नोटिस। पोस्ट का नाम है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव, पे लेवल 6 में 35-34 में बेसिक है, B1 स्टैंडर्ड का मेडिकल है और सिंपल क्वालिफिकेशन मांग रखे ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। सिंपल ग्रेजुएशन बेसिस पे ही ये वैकेंसीज हैं। इसके अलावा इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें, टोटल मेल कैंडिडेट्स के लिए 384 हैं और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 68 वैकेंसीज़ हैं। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन की। मेल कैटेगरीज के लिए 384 वैकेंसीज़ हैं। इसमें से UR के लिए 157 है, 157 पोस्ट मेल कैटेगरी जनरल के लिए, SC कैटेगरी के लिए 57 है, ST कैटेगरी के लिए 28, OBC के लिए 104 और EWS के लिए 38। ये है मेल कैटेगरी की वैकेंसीज दिखा रखे कैटेगरी वाइज अलग अलग। फीमेल्स की बात करते हो, फीमेल की UR के लिए 28, SC के लिए 10, ST के लिए 5, OBC के लिए 18, EWS के लिए 7 और टोटल है 68। ये है फीमेल कैटेगरी की वैकेंसीज। मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल वैकेंसीज 384, फीमेल के लिए 68 और ये उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद ये दिखा रखे फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स। जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस फॉर्मेट में आपके पास होनी चाहिए। साथ में आगे दिखा रखा फॉर्मेट फॉर OBC नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट। ये अलग अलग एप्लीकेशंस की फॉर्मेट दिखा रखी किस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये हैं डिटेल्ड नोटिस जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है रेलवे में। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। इसमें एज लिमिट है वो 20 से 28 साल है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात करते हैं, 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हैं। सिंपल ग्रेजुएशन इसमें मांग रखी है। पे लेवल है 35-400 का है, 20 से 28 साल एज लिमिट है, 1 जुलाई 2024 तक। टोटल 452 इसमें वैकेंसीज हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता हो वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत RRB के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिटेल नोटिस था रेलवे की तरफ से रेलवे RRB में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल में। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।